कल हम लोगों ने आपकी बात की थी उद्घोषणा के प्रकाशित होने तक कि उस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा का प्रकाशन ये किया जा सके जो अपने विरुद्ध वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा, और उद्घोषणा के प्रकाशन के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है ये सूचना दी जाएगी कि वो अमुक दिनांक पर, अमुक समय पर, अमुक स्थान में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए और उस काम को करे जिस काम को करने के लिए उसकी प्रेजेंस चाही गई है। आज किसी से बात हो रही थी तो वही बात हमने रखी कि सब 76 जो पुराना है और जो वर्तमान में 78 है उसके परंतुक में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो वारंट के अधीन गिरफ्तार होगा उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष ये ले जाना होगा और शीघ्र अतिशीघ्र ले जाना होगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी का स्थान ये ऐसी जगह पर स्थित है कि 24 घंटे से अधिक समय लगने वाला है इस गिरफ्तार व्यक्ति को इस न्यायालय तक लाने में जिसने वारंट जारी किया था, तो ऐसी दशा के लिए जो स्थिति दी गई है वो पुराने 76 के परंतुक में और नए में 78 इसके परंतुक में, और यह कहा कि इन एनी केस उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो गिरफ्तारी के स्थान इससे निकटस्थ होगा। निकटस्थ शब्द नहीं लिखा है लेकिन मजिस्ट्रेट के शब्द ठीक है ये लिखे हुए हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा ऐसा लिखा है। तो हमारा प्रश्न यही था और जो भी व्यक्ति जिससे बात हो रही थी वो लाके अच्छे जानकार थे, तो उनसे हमारा कहना यह था कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे तो क्या शक्ल दिखाने के लिए लाएंगे? मजिस्ट्रेट के सामने जब हम ले आए उस व्यक्ति को जिसको वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया है, अब ये व्यक्ति अभियुक्त भी हो सकता है और साक्षी ये भी हो सकता है, तो क्या ये जमानत मांग सकता है और क्या वो मजिस्ट्रेट इसे जमानत दे सकता है? और यदि नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने इसे ला क्यों रहे? तो पहला उत्तर उनका यह आया कि अभिरक्षा ये तय करने के लिए, तो हमने कहा उसके लिए तो अधिकृत परंतु कर नहीं रहा। बोले 167, तो हमने कहा वो तो अन्वेषण जब चल रहा है ठीक है तभी केवल अधिकार दे रहा है, उसके अलावा तो अधिकार दे नहीं रहा। आप कैसे उसकी अभिरक्षा को तय कर दोगे? वो फिर उनका जवाब वही था कि अभिरक्षा के लिए वारंट तो ऑलरेडी है। ठीक है भाई, न्यायालय ने वारंट तो जारी कर रखा है, उसी पर तो गिरफ्तार हुए हैं और उस पर ऑलरेडी लिखा है कि मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। तो हमने कहा फिर मजिस्ट्रेट के पास ले काहे गए? फिर मजिस्ट्रेट के पास काहे ले गए? वो तो था ही वारंट आपके पास, आप गिरफ्तार कर लेते, ले आते, फिर आप ले क्यों गए? इसका अर्थ यह है कि इस मजिस्ट्रेट को बेल देने का हक होना चाहिए। अब सवाल यह है कि बेल देने का हक कहां है? तो 83 अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति क्लियर मेंशन कर देती है। इसके मतलब 83 और जो पुराने में 81 है वो तो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर क्लियरली लिखा है वहां आप कोई घालमेल ये करके चलेंगे। अब सवाल, जैसे ही हमने 436 की बात कही जो पुरानी 436 है और जो वर्तमान में 478 है, तो उनकी ओर से ऑब्जेक्शन आया कि आप ये बताइए कि आखिर जुडिक्शन कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। रेगुलर बेल देने का हक किसे? उस न्यायालय को जिसे विचारणा करने का हक है। तो हमने कहा जरा शब्दावली देखिए 436 और 478 की। शब्दावली कहती अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति,
ये अगर वारंट के बिना गिरफ्तार हुआ है और या न्यायालय के समक्ष लाया गया है या ठीक है अपने आप आ गया है, कौन सा न्यायालय? जो उच्च न्यायालय नहीं है और जो सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट नहीं है, तो फिर बचा कौन सा? मजिस्ट्रेट का न्यायालय। भाई बचा कौन सा? मजिस्ट्रेट का न्यायालय। इसका मतलब यह हुए कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष व्यक्ति आ गया है और वो एक कौन? अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति। तो वो बोले कि क्या लिखा है? वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है या लाया गया है, ठीक है ना, या आ गया है। तो बोले ये वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति, इसे क्यों नहीं पढ़ रहे आप? उसके साथ पढ़िए, ठीक है ना, उसके साथ पढ़िए। तो फिर ये हो जाता है कि वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति या ठीक है वारंट के बिना जिसको गिरफ्तार किया गया है, यह वारंट के बिना जो गिरफ्तार हो सकता था वो न्यायालय के समक्ष आ गया या लाया गया है, ऐसे पढ़िए। तो हमने कहा चलो आपके संतोष के लिए ऐसे ही पढ़ देते हैं। तो वारंट के बिना क्या केवल अपराध का अभियुक्त गिरफ्तार होता है? भाई 35 में जहां वारंट के बिना गिरफ्तारी बताई है वहां तो 8, 9, 10 स्थितियां हैं, ठीक है। खाली अभियुक्त व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार होता हो ये कहां लिखा है? ठीक है ना, ये भी नहीं लिखा है। उसने कहा वारंट के बिना गिरफ्तार जो हो सकता है उसे एसएचओ ने वारंट के बिना गिरफ्तार किया है। हमने कहा इसलिए आपका इंटरप्रिटेशन लागू नहीं हो सकता। वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है या वो व्यक्ति अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है और न्यायालय के समक्ष आ गया है या लाया गया है। तो इसलिए मेरी बात ज्यादा ठीक लगती है कि 76 के परंतुक में जो चर्चा हुई है वह वारंटी साक्षी से संबंधित है और इस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष लाया गया है इसे धारा 436 पुरानी और वर्तमान में 478 इसके अंतर्गत बेल देने का हक है। मेरा इंटरप्रिटेशन यही है। यद्यपि हमने कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि मुझे अपने समर्थन में अभी तक न्यायालय की कोई अथॉरिटी नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता न्यायालय के समक्ष अभी तक ये सवाल आए ही ना हो, ठीक है, और अगर आए हों तो उस तक मेरी पहुंच अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो हमें एक युक्ति संगत स्पष्टीकरण लग रहा है सारी स्थिति का और सारी दशा का, वो यही लग रहा है। हमें लग रहा है, सिर्फ हम कोई दावा नहीं कर रहे कि ये मेरा स्पष्टीकरण ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें कोई इलीगलिटी हमें दिखी नहीं है, ठीक है। खैर, व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ उसने खुद को छिपा लिया ताकि वारंट का निष्पादन उस पर न हो सके। तो अगली प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि निर्धारित करती है वो क्या है? उद्घोषणा का प्रकाशन। प्रकाशन के ढंगों पर हम लोगों ने कर विस्तार से बात की थी कि प्रकाशन के ढंग ये क्या क्या होंगे और प्रकाशन के ढंग ये हम लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं है। विधायिका ने प्रकाशन के ढंग स्वयं बताए और जब हम आपको ट्रॉट पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि आप लोग प्रकाशन शब्द का अपने आप से अपने मन से ये अर्थ लेना शुरू कर देते हो मानो प्रकाशन का अर्थ है लिखकर प्रकाशन, जबकि प्रकाशन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रकाशन ही होता है। और प्रकाशन का मतलब क्या होता है? जो तथ्य आपकी जानकारी में है वो तथ्य दूसरे की जानकारी में ले आना, बस पब्लिकेशन का इतना ही अर्थ है। जो तथ्य आपकी जानकारी में है
दूसरों की जानकारी में वो तथ्य आप बताकर ला सकते हो, आप उसे लिखकर संबंधित व्यक्ति को पढ़वाकर दूसरे की जानकारी में ये तथ्य ला सकते हो। तो ये प्रकाशन के विभिन्न तरीके ये हुए और इनके माध्यम से आप तथ्यों के संबंध में अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हो। लेकिन प्रकाशन का अर्थ यह नहीं होता कि लिखकर प्रकाशित किया जाए, बोलकर प्रकाशित यह भी किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने देखा था उद्घोषणा का प्रकाशन, उन्होंने कहा था कि संबंधित क्षेत्र में, ठीक है, उद्घोषणा को पढ़कर यह भी किया जाएगा, सिर्फ पढ़ दी जाएगी। न्यायालय के या उद्घोषित व्यक्ति जहां मामूली तौर पर निवास करता है उसके किसी सहज दृश्य भाग उस पर भी लगा दी जाएगी। यानी पब्लिकेशन के मोड, पब्लिकेशन के तरीके ये एक से अधिक हो सकते हैं और उनमें लिखकर प्रकाशन ये भी शामिल है, लेकिन सिर्फ लिखकर प्रकाशन किया जाता है ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई गलतफहमी ये आपको नहीं रहनी चाहिए। जैसे मानहानि है, मानहानि का आप जब आप करते हो तो प्रकाशन उसकी आवश्यक शर्त है कि जो डिफेमेटरी मटेरियल है जिसकी बाबत मानहानि का अकृत्य घटित होता है उसका प्रकाशन होना चाहिए। और प्रकाशन का मतलब क्या है कि जो डिफेमेटरी मटेरियल ये आप एक व्यक्ति के संबंध में अपने मन में रखे हुए हो उसे दूसरे की जानकारी में ले आओ। बोल कर लाओगे, कैसे लाओगे, ये आपकी मर्जी। तो प्रकाशन 82 की उद्घोषणा का होगा, जो पूर्व में 82 थी और अब कितनी हो गई, 84। सेक्शन 84 अब उद्घोषणा की बात करती है और उद्घोषणा के गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि उद्घोषणा होने के बावजूद अगर आप उपस्थित नहीं हुए और आपके विरुद्ध जो अपराध आरोपित है उसमें अगर 10 वर्ष उससे अधिक की सजा, मृत्यु या आजीवन कारावास ये प्रोवाइड है तो आप उद्घोषित अपराधी ये भी डिक्लेयर हो सकते हो। और ये न भी हुए और अगर उद्घोषित अपराधी आप डिक्लेयर हो गए तो फिर कोई पुलिस ऑफिसर सेक्शन 35 के अंतर्गत आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। तो आपकी स्वतंत्रता गंभीर खतरे में है, ये आई है। इसके अलावा भी उद्घोषणा के प्रकाशन के 2 और परिणाम होंगे। एक, आपको आपकी संपत्ति के उपभोग से वंचित कर दिया जाएगा और आपको आपकी संपत्ति के उपभोग से वंचित करने का जो आदेश पारित होगा वो कहां, सेक्शन 85 बीएनएसएस या 83 सीआरपीसी, उसमें वो आदेश पारित होगा और उस आदेश के पारित होते ही आप अपनी संपत्ति का जो हल है, आपकी संपत्ति जिस कारण से आपके लिए उपयोगी है, आप अपनी ही संपत्ति का वैसा उपभोग करने से रोक दिए जाओगे। साथ ही साथ आपकी संपत्ति धारा 86 ये पहले थी, अब मेरे ख्याल से 88 होगी, ठीक है, हाँ 88, इसके अंतर्गत आपकी संपत्ति विक्रय ये भी हो सकती है। अगर उद्घोषणा के बावजूद आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो आपकी संपत्ति जो 85 में कुर्क होगी वो बेची भी जा सकती है। हमने कल भी चर्चा की थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में कि कानून आपकी संपत्ति से आपको वंचित ये नहीं करना चाहता। कानून का तो जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति, इतना, ठीक है, इससे ज्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। और आपकी उपस्थिति प्राप्त करने के लिए ही समस्त आदेशिकाएं ये जारी हो रही हैं।
तो इसलिए आपकी संपत्ति हम ले लें, लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य तो सिर्फ इतना है कि आप आ जाओ, जो काम होना है वो हो जाए। अब आप आते ही नहीं, तो आपको विवश करना ये उद्देश्य है। तो इसलिए पहले कुर्की, और जब नहीं मानोगे तो फिर विक्रय। कुर्की और विक्रय एक साथ नहीं होता, और कुर्की और विक्रय इसके बीच समयांतराल, गैपिंग ये होगी। विक्रय 88 में आएगा और कुर्की 85 में आ गई। और कुर्की करने से पहले हमने आपको मौका दिया, डिक्लेरेशन ये प्रकाशित किया, और डिक्लेरेशन प्रकाशित करने से पूर्व भी वारंट जारी किया, और वारंट से पूर्व सम्मन, एक पूरा प्रोसेस ये आपके खिलाफ चला है। आप आते ही नहीं, तो विक्रय मजबूरी है, विक्रय इच्छा नहीं है कानून की। चाहते नहीं है विक्रय कर दें, चाहते तो यह है कि आपको सबक मिले और आप आ जाओ, ताकि आपका काम भी चल जाए और हमारा भी चल जाए। इसलिए आपको आपकी संपत्ति से वंचित होने पर जिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, उसकी एक झलक आपको दिखाई जाती है कुर्की के माध्यम से, क्योंकि संपत्ति कुर्क हो गई है। अब यह स्थिति निर्मित हो जाएगी कि संपत्ति के मालिक आप रहोगे, लेकिन संपत्ति आपके किसी काम की नहीं बचेगी। आप संपत्ति का वो उपभोग कर ही नहीं पाओगे जो उपभोग आप करते रहे, क्योंकि वो कुर्क हो गई है। वो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मकान आप ही का है, लेकिन ताला पुलिस का पड़ गया। अब आप प्रवेश नहीं कर सकते। पानी बरसे या जाड़ा हो, आप भवन स्वामी होते हुए सड़क पर सोने को मजबूर हो, या होटल में सोने को मजबूर, तो आपको आपके मकान से परमानेंटली वंचित कर दिया जाए विक्रय के माध्यम से। इससे पूर्व आपको एक सबक यह सिखाया जाए, हो सकता है उतना कठोर कदम उठाने की जरूरत ये पड़े ही ना, और आप आ जाओ। कानून आपसे लड़ने के लिए नहीं है। कानून तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से कैसे चला सके, उसकी व्यवस्था करने भर का नाम है। आप आ जाओ, तो हमें आपकी संपत्ति की जरूरत थोड़ा ही है। और कुर्की ये भी सामान्य क्रम में नहीं होगी। सामान्य नियम, डिक्लेरेशन जारी हुआ उससे 30 दिन लिखे हैं कि कम से कम 30 दिन ये दिए जाएंगे उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध डिक्लेरेशन आया है, कि वह डिक्लेरेशन में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित हो सके, क्योंकि उस समय हो सकता बीमार हो सकता दूर हो। तो कानून सब प्रकार का ध्यान ये रखता ही रखता है, क्योंकि जिसकी उपस्थिति हम चाह रहे हैं, अव्वल तो वो अभियुक्त हो ये जरूरी नहीं है, और अगर हो भी तो अभियुक्त दोषी ही होगा ये कतई जरूरी नहीं। और दोषी भी हो तो वो अपराध का दोषी है, और अपराध के लिए सजा ये हमने तय कर रखी है, ये सजा देंगे, और उसमें उसकी संपत्ति का समर्पण ये शामिल नहीं है। तो उसकी संपत्ति समर्पित हम क्यों करें? कानून का ये उद्देश्य नहीं है। कानून तो सिर्फ इतना चाहता है ये व्यक्ति आ जाए और हमारा काम हो जाए। इसलिए यह कहा कि 30 दिन
उद्घोषणा जारी होने के बाद दिए जाएंगे संबंधित व्यक्ति को, और उससे पहले उसकी संपत्ति की कुर्की ये भी नहीं की जाएगी, क्योंकि संपत्ति की कुर्की ये भी बड़ा कठोर कदम है। व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचो तो आपकी संपत्ति कुर्क हो जाए, न खाने को अनाज बचा, न पहनने को कपड़े बचे, न सोने को बिस्तर बचा, तो ये कठोर कदम है। इसको उठाने से पहले व्यक्ति को अवसर और मौका ये मिलना चाहिए, इसलिए कहा 30 डेज मिनिमम। हाँ, कानून सज्जनों का साथी है और दुष्टों के प्रति कठोर रुख ये भी रखता है। आप बेवकूफ नहीं बना सकते कानून को। सोचें आप कितना भी है, जैसे कई लोग आपको ज्यादा पढ़े लिखे समाज में मिल जाएंगे, वो आपको बताएंगे हर कानून का तोड़ पहले ही निकल आता है। किसी कानून का तोड़ नहीं निकलता, किसी कानून का। आप कानून के चंगुल में एक बार आओ तो, जब आप एक बार कानून के चंगुल में आए उसके बाद आप तो छोड़ो, आपके अच्छे उसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। और अगर निकलता होता तो लालू प्रसाद यादव सजा नहीं काट रहे होते, जयललिता जेल न गई होती, पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री जेल न गए होते, अगर तोड़ निकल रहे होते। ये सब आपकी गलतफहमियां हैं। तोड़ ऐसे ही निकलते हैं। किताब 30 डेज टाइम हमें मिलना चाहिए था, सब नहीं मिला, ठीक है। और हमारी ओर से ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि 30 डेज का टाइम न दिया जाना युक्ति संगत प्रतीत होता, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। इसलिए साहब कुर्की गलत, ये तोड़ निकलते हैं और वो सारे तोड़ कानून की किताब से ही निकलते हैं, बाकी कहीं नहीं निकलता कुछ भी। लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ भी हो जाता है। अगर पैसे से सब कुछ होता तो वे संजय दत्त, उनके पास पैसे कोई कमी है? सलमान खान, उनके पास पैसे कोई कमी है? काहे जाते जेलों में? अगर पैसों से सब कुछ होता, संजय दत्त तो 10 साल सजा काट के आए भाई। आर्म्स एक्ट में सजा हुई और 10 साल जेल में काटी, ठीक है। सलमान खान काले हिरन के शिकार में जेल गए और अगर सजा हो गई फिर जाएंगे, ठीक है। तो कानून इसका कोई तोड़ नहीं होता, ये सिर्फ गलतफहमियां है, सिर्फ गलतफहमियां। तो 83 पूर्व की और वर्तमान की 85 इस बात की व्यवस्था भी करती है कि अगर आप दुष्ट तो फिर आपके साथ डिफरेंट व्यवहार होगा। और फिर अगर न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर या अन्य किसी कारण से यह विश्वास है कि जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी हुई है वो उद्घोषणा में नियत किए गए समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होगा, और इस बीच उसकी संपत्ति कुर्क न हो सके, इसके लिए संपत्ति, ठीक है, ये व्ययनित करने का प्रयत्न कर रहा है, यानी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, आप बेच रहे हैं, बैनामा कर रहे हैं दूसरों को, ठीक है, या किसी अन्य ढंग से दान किया दे रहे हैं। संपत्ति के डिस्पोजल के तो अनेकों ढंग हैं, ठीक है। और ये लिखा नहीं कि आप अपनी माता जी को दान ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप संपत्ति को डिस्पोज ऑफ ये करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो फिर 30 दिन इंतजार नहीं होगा, और डिक्लेरेशन और कुर्की का आदेश दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और या डिक्लेरेशन मान लीजिए जारी हो गया और 30 दिन का समय दे दिया गया, तो भी बीच में किसी भी समय कुर्की के आदेश जारी हो जाएंगे। और कुर्की अगर हो गई तो हम लोगों ने सीपीसी पढ़ी थी, अगर कुर्की है तो प्राइवेट संक्रमण शून्य होगा,
जो लिखा है सीपीसी में। यानी अगर किसी न्यायालय की कुर्की है, न्यायालय ने किसी संपत्ति को कुर्क कर रखा है, तो कुर्की के विरुद्ध जो प्राइवेट इंडिविजुअल संक्रमण यानी ट्रांसफर है वो शून्य माना जाएगा। और जब शून्य मान लिया गया तो माना यह जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं, और वो प्रॉपर्टी उस संपत्ति के ट्रांसफेरी यानी अंतिरति को प्राप्त नहीं होगी, बल्कि वह संपत्ति कुर्क मानी जाएगी। क्योंकि संपत्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती, संपत्तियां कई प्रकार की होती हैं, जंगम होती है, ठीक है, खेती योग्य भूमि वो भी संपत्ति है, अन्य प्रकार की अचल संपत्ति है जो खेती योग्य भूमि की सूरत में नहीं है लेकिन अचल संपत्ति है। संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जो संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाने के स्वभाव की होती है। एक चक्केला है 2 मिनट में खत्म, ठीक है। तो संपत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आपने किसी को उधार पैसा दे रखा, वो भी आपका असेट है, ठीक है। आपको किसी ने पैसा देना है, यद्यपि आपने उसे उधार नहीं दिया था, फिर भी उसे आपको पैसा देना है, तो कानून उस पैसे को नाम क्या देता है? ऋण। जब हम आपको सीपीसी बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि आप लोग नॉर्मल लाइफ में ऋण का अर्थ उधार के तौर पर दी गई धनराशि सिर्फ इतना लेते हैं, जबकि ऋण इसका तात्पर्य हमेशा और हमेशा उधार के तौर पर दी गई धनराशि नहीं होता। क्यों? आप जरा अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा उसका निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि बोलते आप ठीक हैं लेकिन समझते आप गलत हैं। आप बोलचाल की भाषा में अगर किसी का एहसान अपने ऊपर अनुभव करते हैं तो आप कहते हैं कि हम तो उनके ऋणी हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब ऋण एक आभार है। ऋण क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, ये एक आभार है। और ये धन की सूरत में भी हो सकता है, ये किसी अन्य सूरत में भी हो सकता है। अगर कोई आपके प्रति कोई कर्तव्य करने को आबद्ध है तो वो आपका ऋणी है। और इसीलिए सीपीसी में जब किसी के खिलाफ डिग्री पारित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? निर्णीत ऋणी। क्योंकि जो प्रतिवादी है जिसके विरुद्ध डिग्री हो गई वो अब वादी के प्रति कुछ करने के लिए आबद्ध है, ऐसा न्यायालय की प्रक्रिया से घोषित हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? निर्णीत ऋणी। क्योंकि उसका कर्तव्य वादी के प्रति है, ये तय हो चुका है। वो वादी के प्रति आभारी है, ठीक है। वादी के प्रति उसे किसी कर्तव्य का पालन करना है। यह कर्तव्य पैसे देने से संबंधित भी हो सकता है और यह किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है। ऋण का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि आप किसी के प्रति किसी आभार से भारित हो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऋण उधार के तौर पर दी गई धनराशि ये भी होता है। और ऋण तब भी होगा अगर आपका पेंशन फंड, बीमा, ग्रेच्युटी ये सरकार पर बकाया है तो सरकार पर आपका ऋण है, जबकि सरकार ने आपसे उधार थोड़े लिए थे। आपने सरकार को उधार तो नहीं दिया था। इसके मतलब आप शब्दों के बड़े संकुचित अर्थ ये लेते हैं और इसीलिए कानून आपको कठिन लगता है। और क्योंकि कानून के शब्दों के सही अर्थ आपने लिए ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी। तो ये ऋण जो उधार के तौर पर दी गई धनराशि के रूप में हो सकता है और किसी अन्य स्वरूप में यह भी हो सकता है।
ये ऋण अगर आपका है किसी के ऊपर, तो वो भी तो आपका असेट है, वो भी तो आपकी संपत्ति है, वो संपत्ति से भिन्न ये तो नहीं है। तो आपने देखा संपत्तियों के प्रकार ये अनेकों हो सकते, अनेकों मीनिंग देयर बाय मोर देन वन। ये अनेक इतने तो नहीं है कि गिने ही ना जा सके, ठीक है, बट मोर देन वन है। तो जब हम कुर्क करना चाहेंगे संपत्ति को, तो डेफिनेटली हमें मोर देन वन तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो हो पाएगा कुर्क, नहीं तो होगा कैसे। इसीलिए जब आप सेक्शन 85 पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध 82 की उद्घोषणा प्रकाशित हो गई तो 30 दिन के उपरांत, किंतु यदि न्यायालय का यह विश्वास है किसी साक्ष्य के लिए जाने के बाद या अन्य किसी तरीके से, तो अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय 30 दिन से पूर्व या उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश दे सकेगा, लेकिन विक्रय नहीं किया जाएगा। हां, एक दशा में किया भी जाएगा, जब संपत्ति इस नेचर की है कि अगर उसे रखा जाए तो वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है, और न्यायालय की यह राय है कि अगर उसे बेच दिया जाए तो वो व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति है, अगर न्यायालय द्वारा, ठीक है, बताया गया काम अर्थात अपनी उपस्थिति वो न्यायालय के समक्ष करवा देता है, तो बिकने के माध्यम से जो पैसा मिलेगा वो उसके लिए ज्यादा होगा, ज्यादा ठीक होगा बनिस्बत इसके कि संपत्ति उसे देने का प्रयत्न किया जाए और उसमें उसके खराब होने का खतरा ये रहे, तो न्यायालय संपत्ति के विक्रय का आदेश भी दे सकेगा, अन्यथा विक्रय का आदेश नहीं दिया जाएगा। और विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, अगर खेती योग्य संपत्ति है तो कलेक्टर, हमने आपको बताया था कि डीएम की 3 हैसियतें होती हैं, वो कलेक्टर भी होते हैं, और जो कलेक्टर होते हैं तो यूपी जेडए जो पुरानी थी और जो अब भू राजस्व संहिता है उसके अंतर्गत उनकी हैसियत कलेक्टर की होती है, और खेती योग्य भूमियों को वो राज्य की तरफ से धारित करते हैं, क्योंकि जब हम आपको कभी जेडए बताएंगे तो आपको बताएंगे कि खेती आपकी नहीं है, आप खेती के स्वामी नहीं होते हैं, आप खेती के कौन होते हैं? भूमिधर। आप सिर्फ खेती की भूमि को धारण करते हैं, किसकी ओर से? राज्य की ओर से। स्वामी कौन है? राज्य। और इसीलिए आप राज्य को उसका हक मालिकाना ये लगान के तौर पर देते हैं, तहसील में जमा होता है लगान, वो लगान कम होता है, ये अलग बात है, लेकिन अधिकार की मान्यता, अधिकार का सम्मान, ये महत्व की बात होती है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मान का पान, ये भी बड़ी बात है। जरूरी थोड़े तुम मिठाई खिलाओ, में सम्मान तो पान खिलाकर भी किया जा सकता है। महत्व सम्मान का है, महत्व सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो वस्तु दी गई उसका नहीं है। कहते ना, ये भेंट हमें मिला है, भेंट पे रूमाल मिला है, इससे भी मतलब नहीं। वैसे रूमाल 2-2 रुपए के बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो हक मालिकाना स्टेट को आप कितना भी कम दें, लेकिन देते तो हैं। इसके मतलब यह है कि खेती आपकी संपत्ति नहीं है, वो भूमिधरी है, और भूमिधरी के अनेकों प्रकार हैं। मालिक कौन है? राज्य। राज्य का प्रतिनिधि कौन? कलेक्टर। इसलिए अगर आपकी खेती कुर्क होनी है तो कलेक्टर के माध्यम से होगी। अगर आपकी खेती के अलावा अन्य अचल संपत्ति कुर्क होनी है तो हो सकता है रिसीवर बैठा दिया जाए। अगर उस संपत्ति से कोई संपत्ति, ठीक है, आय अर्जित होती होगी, फैक्ट्री है,
तो फैक्ट्री तो चलनी चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगी। अब चलाए कौन? तुम थोड़ी चलाओगे, तुम्हारी कुर्क ही हो गई, तो रिसीवर बैठा लेंगे। यानी इस संपत्ति की प्रकृति के मुताबिक संपत्ति को कुर्क करने के अनेकों तरीके ये अपनाए जाएंगे और आपको विवश किया जाएगा कि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी संपत्ति यहां भी हो और बरेली में भी हो। तो यहां का न्यायालय अगर कुर्की जारी करता है और बरेली का जो जिला मजिस्ट्रेट है वो उस कुर्की पर पृष्ठांकन कर देता है, तो बरेली में जो आपकी संपत्ति स्थित है वो भी कुर्क कर ली जाएगी। ठीक है ना? यानी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित संपत्ति वो भी कुर्क होगी और बाहर स्थित संपत्ति ये भी कुर्क हो जाएगी। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि गलती हो जाए, भाई गलती तो हो सकती है। संपत्ति किसकी कुर्क होनी चाहिए थी? जो प्रोक्लेम्ड अफेंडर है उसकी, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क होनी चाहिए थी। संपत्ति उसकी कुर्क हो गई जो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, धोखे में। ठीक है, धोखे से। या ऐसी संपत्ति कुर्क हो गई जिसमें उद्घोषित व्यक्ति का हिस्सा है लेकिन अन्य व्यक्तियों का भी है, तो अन्य व्यक्तियों का हिस्सा वो तो कुर्क नहीं होना चाहिए। तो कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां, इन्हें सुनने की व्यवस्था ये भी होनी चाहिए। ठीक है। तो कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां ये किस न्यायालय द्वारा सुनी जाएंगी? जिसने कुर्की जारी की, एक। और दूसरा, अगर कुर्की के अधीन कोई संपत्ति ऐसे स्थान में कुर्क हुई है जो स्थान कुर्की जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, यानी जैसे बरेली में हो गई कुर्क, तो जिस स्थान पर संपत्ति कुर्क हुई वह स्थान जिस जिले में स्थित है उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके न्यायालय में कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां की जाएंगी। ठीक है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहें तो हमने आपको बताया था कि उनकी न्यायिक शक्तियां और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायिक शक्तियों में कोई भेद नहीं होता, तो किसी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रथमता उन्हीं के न्यायालय में की जाएंगी। अब कुर्की के संबंध में जो दावे और आपत्तियां हुई, तो जो दावेदार है उसका दावा ठीक भी माना जा सकता है और उसका दावा ठीक नहीं भी माना जा सकता है। ठीक है। अगर दावा ठीक मान लिया तब तो बात खत्म। और खत्म क्यों? स्टेट कहती है कि दावा गलत, ठीक गलत मान लिया तब भी तो गड़बड़ हो सकता है, और गलत मान लिया तो ये जितने दावा और आपत्ति की है, तो अगर कुर्की के दावे और आपत्तियों पर जो निर्णय आया वो दावेदार के खिलाफ है, तो दावेदार को दो अधिकार उपलब्ध होंगे। दो, या तो वो धारा 86 जो पुरानी थी और अब मेरा ख्याल है 89 हो गई होगी। ठीक है, हाँ 89 हो गई। तो सेक्शन 89 में अपील कर सकता है। ठीक है, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता, क्योंकि कुर्की किसकी हुई? संपत्ति की। कुर्की किसकी हुई है? संपत्ति की। और उसने उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने का दावा ये किया और वो दावा नामंजूर हो गया। तो दावे की नामंजूरी से जो वाद कारण पैदा हुआ वो कहता है संपत्ति संबंधी, कहता है संपत्ति संबंधी। और संपत्ति संबंधी मामलों पर न्याय निर्णय करने का हक किसका है? सिविल कोर्ट का। तो वो अपने अधिकार की स्थापना के लिए सिविल सूट ये भी फाइल कर सकता है। ठीक है, ये एक दशा हुई।
अच्छा, अब उद्घोषित अपराधी की जो संपत्ति, ये तो दावे और आपत्तियां कौन कर रहा है? वो जिसकी संपत्ति गलत कुर्क हो गई, जिसकी गलत कुर्क हुई, ठीक है ना। अब उद्घोषित अपराधी की संपत्ति, उसकी तो सही कुर्क हुई भाई, उसकी तो सही ही कुर्क हुई। उनकी संपत्ति का क्या होगा? तो उनकी संपत्ति 6 माह तक तो कुछ नहीं किया जाएगा, उनका इंतजार किया जाएगा। 6 माह से पहले संपत्ति नहीं बेची जाएगी। 6 माह तक वो आए, और अगर अपनी अनुपस्थिति के लिए अच्छा कारण दर्शित करते हैं तो संपत्ति वापस उनकी। 6 महीने के भीतर आ गए और अच्छा कारण दर्शित नहीं कर पाए तो कुर्क हो गई, फिर वो राज्य सरकार के डिस्पोजल पर रहेगी। राज्य सरकार उसे बेचे, कुछ भी करे, ठीक है ना। 6 महीने के भीतर वो आ जाए, अगर अच्छा कारण दर्शित करते अपनी संपत्ति ले जाए, नहीं दर्शित कर पाए तो भाई तुम्हारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही, तुम्हारी जरूरत जिसलिए हमें थी वो काम हम करेंगे, और तुम्हारी संपत्ति तुम्हें नहीं देंगे, वो राज्य सरकार को दे देंगे। आए क्यों नहीं इतने दिन, ठीक है ना। कानून में संवेदना नहीं होती, मर्सीलेस है। आपको करना था करिए, नहीं करना है परिणाम भोगेंगे आप। 6 महीने तक ये रहेगा। अच्छा, 6 महीने तक आप नहीं आए, 6 महीने तक तो कुछ नहीं किया जाएगा। 6 महीने तक आप नहीं आए, 6 महीने के बाद आए। अब जब 6 महीने के बाद आए तो राज्य सरकार को यह सुविधा दी गई थी कि 6 महीने के बाद वो कभी भी संपत्ति का व्ययन कर सकती थी। हो सकता न करे, भाई हमने आपसे कहा कि इतने दिनों में आप ये काम कर लो, वो थोड़ी इतने दिनों के बाद आप ये काम कर सकते हो, यानी इतने दिनों के व्यतीत होने से पहले तो ये काम कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आपकी इच्छा, जब चाहो कर लो। तो राज्य सरकार के व्ययन के अधीन हो गई। 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं, 6 महीने के बाद राज्य सरकार के व्ययन के अधीन हो गई, आप नहीं आए। अब 2 साल के भीतर आप आ गए और अच्छा कारण दर्शित किया आपने, ठीक है, अपनी अनुपस्थिति का। तो अगर संपत्ति नहीं बेची गई तो संपत्ति दे देंगे, और अगर बेच दी तो जो सेल प्रोसीड रखे हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है। और अगर 2 साल तक भी नहीं आए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट कोड इस संबंध में आया है। अब आप एक एक करके सेक्शन को देखें तो क्या कहता है। फरार व्यक्ति की संपत्ति और कुर्की, क्योंकि अब तो फरार घोषित हो गया, उद्घोषणा के माध्यम से आपको मौका दिया गया, आप आ जाते हैं, आप आए नहीं। कहता है धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, क्योंकि वही बात है कि कोरेसिव प्रोसेस किसी के खिलाफ जारी करोगे तो यू मस्ट राइट डाउन दोज रीजन, ठीक है, जिनकी वजह से आप किसी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने को मजबूर हो। तो कहता है धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय, ठीक है, उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय, यानी 30 दिन का इंतजार करें न करें, किसी भी समय। लेकिन अगर 30 दिन का इंतजार नहीं कर रहे हो तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ही आप इंतजार नहीं करोगे। इसका मतलब नॉर्मल रूल क्या हुआ? नॉर्मल रूल यह हुआ कि अगर लेखबद्ध किए जाने वाले कारण नहीं है तो आप 30 दिन इंतजार करोगे, उसके बाद ही कुर्की जारी करोगे। किसी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है,
अथवा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दे सकता है। यानी 82 की उद्घोषणा, इसे लेने के लिए पुलिस ऑफिसर आया है, अब वो एफिडेविट या किसी अन्य ढंग से न्यायालय का समाधान कराता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट उद्घोषणा जारी कराना चाहता है वो अपनी पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग ये डिस्पोज ऑफ करने वाला है या संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ले जाने वाला है, तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश यह भी जारी कर देगा। अगर विशेष कारण जो लेखबद्ध किए जाने योग्य हैं वे मौजूद हैं तो 30 दिन का इंतजार नहीं होगा। उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय कुर्की जारी हो जाएगी, और अगर ऐसे कारण मौजूद नहीं है तो 30 दिन बाद कुर्की ये होगी। जो लिखा है उसका अर्थ ऐसे निकलेगा। ठीक है, फिर कहता है ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा। यानी जिस जिले में दिया गया उस जिले में अगर संपत्ति स्थित है तो और कुछ नहीं करना है, न्यायालय की कुर्की का आदेश ले जाइए और संपत्ति कुर्क कर लीजिए। लेकिन अगर बाहर है मसला, ठीक है, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति है प्रस्थांकित कर दिया जाए। ये क्यों? क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। जिले की स्थानीय सीमाओं के अंदर कोर्ट के आदेश से पहुंचे कर ली, वहां तुम्हें कौन जानेगा? वहां जिला मजिस्ट्रेट सूचित तो हो, कोई झगड़ा होने लगा वहां तब, ठीक है ना। हालांकि यहां भी हो सकता है, लेकिन फिर भी न्यायालय के आदेश की एक वैल्यू वक्त होती है और 2 मिनट में आदमी पता कर सकता है कि भाई देखो कोर्ट से जारी हुआ है नहीं जारी हुआ। लेकिन जिले के बाहर तो जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, प्रस्थांकित करेगा। ठीक है, यदि वह संपत्ति जिसे कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति है तो इस धारा के अधीन कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा उद्घोषित व्यक्ति को या उसका निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं 2 से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। संपत्ति कैसी? जंगम है या ऋण है। और हमने कहा कि हर वो चीज ऋण समझी जाएगी जो किसी को आपको देनी है, जो किसी को आपको देनी है। वो उधार के तौर पर उसने ली थी या उधार के तौर पर नहीं ली थी, इससे मतलब नहीं है, वो ऋण है। और जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो आप जानते हैं। तो अगर जंगम संपत्ति या ऋण ये कुर्क होना है तो या तो अभिग्रहण यानी जंगम संपत्ति भाई कब्जे में ली जा सकती है, ऋण हम तुमसे ले लेंगे, कब्जे में आ गया, या रिसीवर अपॉइंट करके। एक आदमी उसके 20 मकान है, 20 किराएदार रह रहे, किराएदारों से हर महीने किराया वसूलना है, ऋण है ये। हम रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, वो किराया वसूल के लाएगा, जमा करता रहे, तुम्हें नहीं मिले किराया। ठीक है, या तो अभिग्रहण करके या रिसीवर अपॉइंट करके, और या फिर जो उद्घोषित व्यक्ति है, ठीक है, या उद्घोषित व्यक्ति के निमित्त यानी उद्घोषित व्यक्ति के लिए जो ऋणी है उसे रोक दिया जाएगा कि न तो तुम उद्घोषित व्यक्ति को ऋण दोगे और ना ही उद्घोषित व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को वो ऋण दोगे। हम कुछ नहीं, अपने आप हमने नहीं लिया, लेकिन उसे रोक दिया कि तुम दोगे ही नहीं। ऐसे भी कुर्की की जाएगी। ठीक है, और 2 से या सारी रीतियों जैसी न्यायालय ठीक समझे सब तरीके से कर सकते हैं। आगे कहता है यदि वह संपत्ति
जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में, यानी खेती, सरकार को राजस्व देने वाली भूमि खेती सामान्यता होती है, या सरकार से कोई भूमि तुमने किराए पर ले रखी है तो भी सरकार को राजस्व देने वाली भूमि वो मानी जाएगी, लेकिन नॉर्मली खेती होती है जिसके अगेंस्ट सरकार को राजस्व आपको देना होता है, ठीक है ना। तो कहता है स्थावर है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में, यानी खेती नहीं है, यह सरकार को राजस्व देने वाली भूमि नहीं है, तो कब्जा लेकर की जाएगी, ताला डाल देंगे, हम कब्जा ले लेंगे, अथवा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। फैक्ट्री वगैरह है तो रिसीवर की नियुक्ति कर देंगे, स्कूल है, रिसीवर स्कूल है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, ठीक है। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है, डेयरी है, ठीक है ना, मुर्गी फार्म है, जीवधन है, या विनश्वर प्रकृति की है, या ऐसी नष्ट होती है जल्दी, तो न्यायालय यदि समीचीन समझता है तो वह उसको तुरंत विक्रय का आदेश ये दे देगा, और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। अगर न्यायालय उचित समझता है तो विक्रय का आदेश दे देगा, नहीं उचित समझता तो डेयरी का कार्यभार किसी को दे देगा, ठीक है। इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रिसीवर कहां नियुक्त होता है? आदेश 40 ऑर्डर 40 है, वो रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और उसकी शक्तियां, कार्य सब आदेश 40 में लिखे हैं, तो वो वहां जो उसकी शक्तियां, कार्य, अधिकार वगैरह लिखे हैं वही इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के माने जाएंगे। अब कहता है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, ये पहले नहीं था सीआरपीसी में। कहता न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। ये बिल्कुल नया सेक्शन आया है, पिछली सीआरपीसी में नहीं था। ये इसीलिए रखा गया कि बार बार कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां ना आए, प्रथमता ही तय हो जाए कि ये संपत्ति, अमुक संपत्ति किसकी है, ठीक है। तो न्यायालय से अनुरोध कर सकेगा कौन? पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के पुलिस अधिकारी। इससे लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार, अध्याय 8 क्या कह रहा है? अच्छा, ये दिया है, ठीक है क्या अध्याय 8 उन लोगों से संबंधित है जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी संपत्तियां यहां हैं और उन्हें कुर्क होना और किसी अपराध आदि के संबंध में उनकी जरूरत है। अध्याय 8 उनसे संबंधित है जो पहले 105 ए बी सी डी ये था, अब वो सब अध्याय 8 में आ गया। तो जब अध्याय 8 बताएंगे तब इस सेक्शन को फिर से ले लेंगे, ठीक है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा। मोटे मोटे में यहां समझ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में हैं, संपत्तियां यहां हैं और उनकी आवश्यकता ये न्यायालय की कार्यवाहियों में है, तो पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर न्यायालय से लिखित अनुरोध करेंगे तो न्यायालय इस आशय का आदेश कर सकेगा कि अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान कुर्की, यानी अध्याय 8 के अंतर्गत वो व्यक्ति उद्घोषित हो गया है क्योंकि जरूरत है उसकी, मिल नहीं रहा और विदेश में है और उसकी संपत्तियां यहां हैं,
तो उन संपत्तियों की पहचान, कुर्की, ठीक है, और जब्ती, इसमें सहायता करने का, ठीक है, अनुरोध करने के लिए, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निवेदन किया जा सकता है। जब अध्याय 8 लेंगे तब इसे ठीक से साथ में ले लेंगे। और शेष पुराना कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, आपको बताया कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां कहां होंगी, कैसे होंगी। उद्घोषित व्यक्ति ये तो कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति कर ही नहीं सकता, लेकिन उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की संपत्ति कुर्क हो गई, ठीक है ना, तब दावा और आपत्ति होगी। उद्घोषित व्यक्ति कैसे करेगा? तो कहता है यदि धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर, यानी लिमिटेशन भी दी गई, अगर आप कुर्की होने से व्यथित हो और आपका कहना यह है कि कुर्की के अधीन मेरी संपत्ति कुर्क हो गई, जबकि हम उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, तो आपको 6 माह के भीतर दावा और आपत्ति करने यहां आना चाहिए। और अगर आप नहीं आए तो फिर आपके पास सिविल सूट दायर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा संबंधित संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। इस धारा के अधीन दावा और आपत्ति करने के लिए 6 माह, और अगर सिविल सूट लाना है तो जो लिमिटेशन है वो फिर लिमिटेशन एक्ट से तय होगी, और वो फिर जितनी वहां दी गई हो, नॉर्मली 3 साल होती है, तो 3 साल। हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि 3 साल ही होगी, जैसी वहां स्थिति हो, नॉर्मली 3 साल होती है, लेकिन इस धारा के अंतर्गत आपत्ति और दावा यह करना है तो 6 माह। कहता है यदि धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, उद्घोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और वो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ऐसा मतलब दावेदार का दावा क्या है कि ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका नहीं बल्कि मेरा है। तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णता या भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। यानी ये हो सकता है ये कहें कि भाई आधी तुम्हारी है, बात ठीक है, आधी गलत है, या पूरी गलत है या पूरी ठीक है, जैसा सही हो। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। जिसने दावा और आपत्ति की वही मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है 2-11 है, 12 है, 2-12 है शायद सीपीसी में, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा देती है, ठीक है ना। शायद सीपीसी में 2-12 ही है डेफिनिशन क्लास में, ठीक है। फिर कहता है उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया, या यदि दावा या संपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 85 की उपधारा 2 के अधीन प्रस्थांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई, यानी जिले के बाहर, ठीक है ना, वही तो प्रस्थांकित हुई थी, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। ये आपको बताया कि नॉर्मली जिसने आदेश जारी किया उसके न्यायालय में, लेकिन कुर्की का आदेश एक न्यायालय ने जारी किया, वो जिस जिले में स्थित है उस जिले के बाहर कुर्क हुई तो जिला मजिस्ट्रेट प्रस्थांकित करेंगे। तो अगर प्रस्थांकन के अधीन कुर्क हुई है तो जहां जिस जिले में हुई उसके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस न्यायालय में भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, दोनों जगह। प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, यानी ये सीजीएम जेएम किसी को भी भेज सकता है। कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णता या भागता नामंजूर कर दिया गया है,
ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, यानी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, यही दे दी 1 वर्ष, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिनका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संसिद्ध कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। यानी जो आदेश कर दिया गया मंजूर या नामंजूर होने का, ठीक है, वो ऑर्डर फाइनल है। सिविल सूट में बदल जाए बात अलग है, तो सिविल सूट का ऑर्डर लागू होगा, अदरवाइज ये फाइनल है, ठीक है ना। अच्छा, पिछला थोड़ा सुधार लेंगे। हमने पिछला बोल दिया था कि ये दावे और आपत्तियां जो की गई हैं, इनके संबंध में 2 प्रकार के अनुतोष आपको हासिल होंगे। एक, अगर आपका दावा और आपत्ति नामंजूर हो गया है तो आप धारा 88 में अपील भी कर सकते हैं और सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। अब पढ़ने पर पता लगा कि नहीं, केवल सिविल सूट कर सकते हैं, धारा 88 वाली जो बात है वो इसके संबंध में नहीं है, बल्कि, ठीक है, सॉरी, जो अपील वाली बात है धारा 89 के अधीन, वो धारा 88 के संबंध में है, इसके संबंध में नहीं है। इतना थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक है। और धारा 88 ये दावा और आपत्ति किसने की? जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है और जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई। ये दावा और आपत्ति तो उस व्यक्ति ने की थी। अब जो उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क है, ठीक है, उसकी तो कुर्क है ही, उस संपत्ति का क्या होगा, उसके संबंध में 88 और 89 ये व्यवस्था करेंगी। उनकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, देखेंगे।